दोस्तों नमस्कार। आप सबको पता है कि जिस क्षेत्र में आप हैं वहां बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है। आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, सीए हैं, आप किसी भी व्यापार या व्यवसाय में हैं, वहां पे बहुत तेजी से बदलाव हो रहे हैं। इसीलिए जब आपको सिलेक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की बात आती है तो आपको हर बार अपनी एचआर पॉलिसी में नए बदलाव करने पड़ते हैं, सिलेक्शन क्राइटेरिया बदलना पड़ता है और यहां तक कि इंटरव्यू का भी तरीका बदलना पड़ता है। और बहुत सारी प्राइवेट कंपनियों ने तो अब रिटन एग्जाम भी लेने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि जिस तरह से बदलाव हो रहा है ये बहुत जरूरी हो गया है कि जो भी आप कैंडिडेट सेलेक्ट करें वो सिर्फ सब्जेक्ट में ही कॉम्पिटेंट ना हो, उसको कंप्यूटर भी आना चाहिए, उसको आसपास जो बदलाव हो रहे हैं उसकी भी समझ होनी चाहिए, पर्यावरण में जो बदलाव हो रहे हैं उसकी भी समझ होनी चाहिए। क्योंकि ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो भी कैंडिडेट कंपनियों को ज्वाइन करे या किसी भी संस्था को ज्वाइन करे वो पूर्ण रूप से सक्षम हो। और ये बात सही भी है, क्योंकि जिस तरह से बदलाव हो रहे हैं वो बहुत तेज हो रहे हैं। लेकिन एक क्षेत्र ऐसा है जहां पे अभी भी बदलाव को लेकर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है, और वो क्षेत्र है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस को लेकर। यह मुद्दा इसलिए भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि कोलेजियम सिस्टम को लेकर समाज में बहुत बहस चल रही है। पिछले जो सरकार का टेन्योर था उसमें मंत्री से लेकर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, हर व्यक्ति ने इस बात को कहा कि जिस तरह से जुडिशरी फंक्शन कर रही है उसमें आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है, और यहां तक कि सिलेक्शन ऑफ जजेस को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठे। अब यह मुद्दा एक बार फिर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट पहुंचा है, और वहां पे पिटिशनर ने यह कहा है कि जब भी आप कोलिजियम के माध्यम से भी अगर आप सिलेक्शन करते हैं तो किसी भी तरह का आप एडवर्टाइजमेंट नहीं करते। किसी को पता नहीं होता कि कितने जजेस चाहिए, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या कैपेबिलिटी आप लेना चाह रहे हैं, आप कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हैं। और दूसरी तरफ आप इस बात का भी कोई इस्तेमाल या प्रयास नहीं करते हैं कि जिन जजेस को आप सेलेक्ट कर रहे हैं क्या वो कॉम्पिटेंट है भी या नहीं है, क्योंकि किसी भी रूप में आप कोई भी रिटन एग्जाम नहीं ले रहे हैं। मुझे लगता है दोस्तों मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस तरह से इस मुद्दे को हाई कोर्ट ने हैंडल किया, मुझे लगता है समाज में उस पर चर्चा जरूरी है। हाई कोर्ट ने बहुत क्लियरली कहा अपने जजमेंट में कि कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन टेस्ट का कोई प्रोविजन नहीं है, इसलिए हम रिटन टेस्ट नहीं लेते हैं। लेकिन दोस्तों इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोलिजियम का भी प्रोविजन नहीं है। कोलिजियम का अगर प्रोविजन नहीं है तो फिर कोलिजियम सिस्टम क्यों आया? तो उनका यह कहना है कि साहब ये जो कोलिजियम सिस्टम है ये जजेस के द्वारा बनाया गया कानून है, और क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पारित एक ऑर्डर है इसीलिए ये कानून के रूप में मान्यता इसको मिली हुई है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हम कानून की बात करते हैं दोस्तों, तो संसद ने एक कानून पास किया था जुडिशियल अपॉइंटमेंट को लेकर। आज मैं आपके साथ थोड़ी सी चर्चा उसकी करूंगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को समझना बहुत जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर जो बात हम कर रहे हैं उसमें जो आर्टिकल 217 है उसमें कहा गया है अपॉइंटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ द ऑफिस ऑफ जजेस ऑफ ए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति कैसे होगी इसके बारे में संविधान में एक प्रावधान किया गया है, और उसमें दो तीन चीजें कही गई हैं। पहला कि कोई भी जो जज है उसकी 10 साल की हाई कोर्ट में प्रैक्टिस होनी चाहिए अगर उसको हम एज ए जज सेलेक्ट करना चाहते हैं थ्रू कोलिजियम। लेकिन प्रावधान यह था, जो कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिनल प्रावधान था, मैं उस पर पहले आपसे चर्चा करता हूं। हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 217 ब्रैकेट 1 की। एवरी जज ऑफ ए हाई कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील एंड शैल होल्ड ऑफिस इन केस ऑफ एडिशनल और एक्टिंग जज एज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 224 इन मेनी केसेस अंटिल द एज इज अटेन्ड बाय 62 ईयर्स। मतलब 62 साल तक आप जज रह सकते हैं। पार्लियामेंट ने एक अमेंडमेंट किया था कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन
एनजेएसी। एनजेएसी जैसे हमारे देश में यूपीएससी का सिस्टम है या डिफेंस फोर्सेस में भी एक पूरा एनडीए का सिस्टम है, पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है, उसका एंट्रेंस एग्जाम होता है, बाकी जगह पे भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जितने भी सिविल सर्विसेज हैं उनके एग्जाम होते हैं, डिफेंस सर्विसेज में उनके एग्जाम होते हैं और एक पूरा प्रोसेस है। उसके तहत सही कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करके सही जगह पे पोस्टिंग की जाती है। लेकिन जुडिशियल सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन ऑफ चीफ जस्टिस अपॉइंटमेंट करते थे। भारत सरकार ने, मतलब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, भारत की संसद ने एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया, जैसे यूपीएससी है, कि वहां पे सही कैंडिडेट्स का अलग अलग स्तर पे परीक्षा के माध्यम से चुनाव होगा और उसको आप जज बना सकते हैं। क्योंकि जजशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोगों की जिंदगी, लोगों का व्यापार, लोगों की प्रॉपर्टी सब एक जज के हाथ में होती है जब भी वहां पे डिस्प्यूट होता है। और उस समय में अगर कोई इनकॉम्पिटेंट आदमी या बायस्ड आदमी या जिसकी इंटीग्रिटी डाउटफुल हो, अगर वो जज बन जाए तो समाज में बहुत ज्यादा, अगर हम ये कह सकते हैं, अत्याचार हो सकता है, इनजस्टिस हो सकता है। इससे बचने के लिए जजेस की अपॉइंटमेंट को बाकी सभी डिपार्टमेंट से ज्यादा प्योर, ट्रांसपेरेंट और ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि आप दूसरों की जिंदगी का फैसला कर रहे हैं, दूसरों की प्रॉपर्टीज का फैसला कर रहे हैं। लेकिन एनजेएसी ने इस पूरे प्रोसेस को, जब ये सिस्टम आया तो सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी सिस्टम को यह कह के खारिज कर दिया कि इसमें जुडिशरी अपॉइंटमेंट में ब्यूरोक्रेसी का इंटरफेरेंस है, और जो संविधान कहता है कि तीनों अंग अलग अलग होंगे, मतलब जुडिशरी अलग, ब्यूरोक्रेसी एग्जीक्यूटिव अलग और लेजिस्लेटिव अलग। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल इस बात का है कि फिर ऑब्जेक्टिव सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा। यह मुद्दा जब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चर्चा में आया तो उन्होंने कहा कि साहब हम तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी एडवर्टाइजमेंट का प्रावधान नहीं है और रिटन एग्जाम का प्रावधान नहीं है। तो मैं उसी बात पे वापस आ रहा हूं कि भाई साहब कॉलेजियम का भी तो प्रावधान नहीं है, लेकिन आपने कॉलेजियम सिस्टम बनाया। दूसरा मुद्दा यह है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है वो मिनिमम क्राइटेरिया है कि आपकी कम से कम प्रैक्टिस 10 साल की होनी चाहिए। अब सवाल यह है कि जब आपको पता है कि हिंदुस्तान में करीब 30 हाई कोर्ट है, और जब इतने हाई कोर्ट हैं, सैकड़ों वकील काम करते हैं, एक से एक कॉम्पिटेंट वकील देश के किसी ना किसी कोने में होंगे, एक कॉलेजियम जो पार्ट टाइम एक्टिविटी है किसी भी जज की, खासकर सुप्रीम कोर्ट जजेस की, उनके पास वैसे ही टाइम नहीं। वो अक्सर ये बोलते हैं कि हमारे पास तो वर्चुअली छुट्टियों का भी टाइम नहीं है, हम 7 दिन काम करते हैं, इवन समर वेकेशन में भी हम पुराने जजमेंट्स पे काम करते हैं। तो सवाल इस बात का है कि फिर अपॉइंटमेंट का टाइम कैसे मिलेगा। इसका मतलब जितना भी अपॉइंटमेंट है या तो वो कॉम्प्रोमाइज्ड है या एडहॉक है, क्योंकि जजेस के पास टाइम ही नहीं है, वो खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो जब उनके पास एडहॉक अप्रोच हो रही है तो ये कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि देश में टैलेंटेड लोग जज बने। लेकिन हाई कोर्ट का ये कहना है कि साहब हम तो संविधान के हिसाब से चल रहे हैं। लेकिन इशू इस बात का है कि अगर कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसके आधार पे ये कॉलेजियम बनाया गया, तो आप ये भी तो उसमें प्रावधान दे सकते थे कि जो भी सीनियर एडवोकेट जज बनना चाहता है उसको मिनिमम एक बेसिक रिटन एग्जाम पास करना होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जज के पास बहुत तरह के केस आते हैं, लेकिन जो एडवोकेट होते हैं जनरली वो किसी एक खास सेक्टर में अपनी प्रैक्टिस को एस्टेब्लिश करते हैं एज ए स्पेशलिस्ट जज, एज स्पेशलिस्ट लॉयर्स। ये अक्सर देखा गया है। कुछ लॉयर हैं जो सर्विस मैटर्स में प्रैक्टिस करते हैं, कोई क्रिमिनल में करता है, कोई सिविल में करता है, कोई फाइनेंशियल में करता है। सारे कानूनों को एक साथ समझना मुश्किल है, लेकिन जज के पास तो हर तरह के कानून आते हैं, हर तरह के मुद्दे आते हैं। तो सवाल इस बात का है, और उसके अलावा आज हम आईटी की बात कर रहे हैं, आज हम साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल इश्यूज हैं, इंटरनेशनल प्रावधान हैं, इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं, उनका असर भी हमारे कानूनों पे पड़ता है। तो अगर लॉयर्स ने अपने आप को अपडेट नहीं किया है, अगर उन्होंने वो सब चीजें नहीं पढ़ी हैं,
तो वो जज अगर बन भी जाते हैं तो या तो जजमेंट्स में डिले होगा, उनको फिर सारे डॉक्यूमेंट रेफर करने होंगे, बार बार इंफॉर्मेशन मांगनी होगी, या हाफ कुक्ड हाफ बेक्ड जजमेंट्स आएंगे। और यही कारण है कि जजमेंट्स बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी हो रहे हैं। इस बात को हमें समझना होगा। तो दोस्तों, अब सवाल इस बात का है कि क्या भारत की जुडिशरी में सही टैलेंट को पहचानने के लिए कॉलेजियम के साथ एडवर्टाइजमेंट और रिटन एग्जाम का प्रावधान होना चाहिए या नहीं। यह आज गंभीर मुद्दा है और इसी मुद्दे को लेकर यह बात कही गई कि साहब इसका होना जरूरी है। लेकिन हाई कोर्ट ने क्या कहा वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। इट एम्फेसाइजेस द पोस्ट ऑफ हाई कोर्ट जज कैन नॉट बी कंपेयर टू दैट ऑफ एन एग्जीक्यूटिव सिविल पोस्ट। चलिए मान लेते हैं दोनों का रोल अलग है। द पोस्ट ऑफ हाई कोर्ट जज इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस and the appointment are made by solely adhering to a procedure prescribed in the constitution, the court said। कि हम तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों एक बात और समझिए, जितने भी सिविल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस है जहां पे रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स को या एक्सपीरियंस्ड आईएएस ऑफिसर्स को कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे बिठाया जाता है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो सीएजी हो, ये सारे वो ऑफिसर्स हैं जो एग्जाम पास करके आए। तो ये कहना कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में एग्जाम की जरूरत नहीं है, कॉम्पिटेंसी की जरूरत नहीं है, मैं इस बात को नहीं मानता। आपका क्या कहना है दोस्तों इस बात को लेकर कि क्या हमें अगर जुडिशरी में सही टैलेंट को लाना है तो क्या एडवर्टाइजमेंट करने से कोई नुकसान होगा? इनफैक्ट कॉलेजियम को फायदा होगा कि कितने कॉम्पिटेंट जजेस जो लॉयर्स हैं वो जज बनने को तैयार हैं, इसकी पूरी रूपरेखा आपको मिल जाएगी। आपको एक पूल मिल जाएगा, आप उसमें से छांट सकते हैं। सारा डिजिटाइज किया जा सकता है। आज तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आप राइट कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट भी कर सकते हैं। हाँ, ये बात है कि वहां पे जजेस का डिस्क्रिशनरी पावर काफी हद तक कम हो जाएगा, पहली बात। दूसरा, जब नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जैसे आज हम बात कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी की, साइबर इश्यूज की, पेटेंट्स की, फाइनेंशियल मार्केट्स बदल गए हैं, इंस्ट्रूमेंट्स बदल गए हैं, हर क्षेत्र में कानून बदल रहे हैं, लेकिन अगर जजेस को वो सब्जेक्ट नहीं आता है तो क्या ये जजेस के हित में होगा कि उस सब्जेक्ट के केसेस लेना और फिर किसी बड़े वकील के इन्फ्लुएंस में जजमेंट देना? क्योंकि हो सकता है कि छोटे वकील के पास सारे तथ्य ना हो, क्योंकि एक बड़ा वकील है और वो बड़े इन्फ्लुएंस के साथ जज को इन्फ्लुएंस कर सकता है। एक छोटा वकील चाहे वो सही भी हो, अगर उसके पास तथ्य नहीं है तो क्या उसके क्लाइंट के साथ इनजस्टिस होना चाहिए? क्योंकि यहां पे जज का अपना रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब जस्टिस की बात आती है, जज भी सही सवाल पूछ सकते हैं सामने वाली पार्टी से जजमेंट के लिए। तो अगर जज के पास सब्जेक्ट नॉलेज नहीं होगी तो वो सही सवाल कैसे पूछेगा, वो सही मुद्दे तक कैसे पहुंच पाएगा? फिर तो वो जो सामने वाला वकील बोलेगा, पिटिशनर का वकील बोलेगा, उसी की बात मान लेगा। इसीलिए मुझे लगता है कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है, जो जुडिशरी का अपॉइंटमेंट प्रोसेस है, इसमें निश्चित रूप से सुधार की जरूरत है। कॉलेजियम सिस्टम में अपग्रेडेशन की जरूरत है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो मिनिमम क्राइटेरिया दे रहा है। कॉलेजियम को स्ट्रेंथन करने के लिए, रेस्पेक्टफुल बनाने के लिए, क्रेडिबल बनाने के लिए क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पे इस पे चर्चा नहीं करनी चाहिए कि हम एडवर्टाइजमेंट्स और किसी तरह का रिटन एग्जाम, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो या एलोबरेटिव हो, किसी तरह का तो फिल्टर आपको डेवलप करना पड़ेगा ताकि देश को सही लोग जुडिशरी में मिले। आपका क्या कहना है दोस्तों इस मुद्दे पर? मुझे लगता है ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है और जो हाई कोर्ट ने कहा वो एक लेवल तक तो बात सही है, लेकिन ये भी उस हाई कोर्ट के जजमेंट से क्लियर हो जाता है कि ये सिस्टम डिफेक्टिव है, क्योंकि यहां पे ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस मुद्दे पे? आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार रखिए। इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि ये देश के हर नागरिक से जुड़ा हुआ सवाल है। न्याय सबको चाहिए, इसीलिए इस वीडियो को सुनना और समझना बहुत जरूरी है। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ।
तब तक वंदे मातरम।